हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, जो कि है आपका इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। और इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट चैप्टर की बात करूँगा, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में होगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। आपको सारे के सारे मैटर्स के बारे में पढ़ना है, जितने भी मैटर होते हैं। और आपको ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा, 9th क्लास की जो साइंस है। यहाँ पर कुछ चैप्टर एट ए ग्लेंस इन शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ है, आपको सॉलिड पढ़ना है, आपको लिक्विड पढ़ना है, गैस पढ़ना है एंड द प्लाज्मा। 3 मैटर होते हैं वैसे तो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एडवांस जाएं तो प्लाज्मा भी एक यहाँ पर आपका मैटर की फॉर्म में ही आता है, जो कि आपका बेस आइंस्टाइन कंडेंसेट की फॉर्म में आपका होता है। और ये फिजिकल कंपोजिशन होती है प्लाज्मा की। अब हम बात करते हैं आगे मैटर। और आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आपको पढ़ना है जो मैटर है वो प्योर मैटर कैसे करते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या होती है मैटर की, मिक्सचर आपको पढ़ने कौन कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, एलिमेंट्स आपको पढ़ना है, सिंबल आपको पढ़ना है, कंपाउंड्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये मेन टॉपिक्स हो गए। अब यहाँ पर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ना है, इवेपोरेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट, डिस्टिलेशन पढ़ेंगे हम, सिंपल और फ्रैक्शनल, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंथेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन। ये सारी की सारी प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे सारी की सारी प्रोसेस के बारे में। और 2 टाइप के यहाँ पर मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं अब हमारे जो यहाँ से स्टेटमेंट है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्योर। व्हाट डू मीन बाय प्योर? प्योर वर्ड क्या है? सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये समझना है कि प्योर जो वर्ड है, यहाँ पर जब हम प्योर की बात करेंगे तो प्योर वर्ड किस लिए यूज़ किया जाएगा, तो प्योर का मतलब क्या है वो समझते हैं। प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सिर्फ इसके ही पार्टिकल्स हैं, इसके ही आपके जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है, कोई और प्रेजेंट नहीं है, तो उसको आप प्योर बोल देंगे कि ये प्योर मैटर है। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्सटेंस। लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मिक्सचर ना हो। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सब्सटेंस से मिलके बनी हुई हैं, कोई भी एक सिंगल चीज़ से नहीं मिल गई हुई। एटम भी आपका, उसमें भी आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। कोई भी चीज़ आपका सिंगल चीज़ से मिलके नहीं बनी। इसको आप प्योर नहीं कह सकते। तो प्योर वो है जो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलके बनी हो, लेकिन थिंग्स डिज़र्व ही नहीं करती, दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। तो कुछ हम जो चीज़ों की बात करेंगे तो वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं? जैसे एग्जांपल आपका मिल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, विटामिन होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। वाटर के अंदर भी आपके 2 मॉलिक्यूल होता है। वाटर के अंदर आपका हाइड्रोजन होता है और आपका वाटर होता है, ठीक है। फैट के मॉलिक्यूल होते हैं आपके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सब्सटेंस ऑफ पार्टिकल्स होता है, बहुत सारे सब्सटेंस मिलके एक चीज़ बनाते हैं, उसको हम प्योर नहीं कह सकते। यहाँ पर ये आपको समझ में आया प्योर क्या है और जो प्योर नहीं है चीज़ें, उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्योर एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हो सकता है। जब देखते हैं उनको, सबसे पहले यहाँ पर है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर। सब्सटेंस एक तरह का मैटर है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रोसेस। सब्सटेंस वो होता है जिसको आप किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। वो एक ही तरह के मैटर से मिलके बना होता है, उनको आप अलग नहीं कर सकते, तो आप सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में, सबसे पहली चीज़ सब्सटेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिले हों उसको हम मिक्सचर बोल देते हैं। एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में वो मिक्स होके एक मिक्सचर बना रहे हैं, उसको आप मिक्सचर बोल देते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर द एयर इज़ ए मिक्सचर। एयर जो है आपकी वो मिक्सचर है बहुत सारी एयर का, गैसेस का, जिसमें आपका ऑक्सीजन हो सकता है,
नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो जो आप एयर, जो आपके पास हवा चलती है, जो आपके अराउंड एयर है, वो भी एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पर। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, टू टाइप। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपका जो मिक्सचर है, पहले आपने ये समझा कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर दो चीज़ों के कॉम्पोजिशन से मिलके बनते, दो सब्सटेंस हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं। अब मिक्सचर आपका दो टाइप का है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? It is no visible boundaries of separation between the various constituents, so they are called homogeneous mixture। ऐसा मिक्सचर जिसमें आपको सब चीज़ एक यूनिफॉर्म मोशन में दिखे। जैसे आप पानी के अंदर चीनी घोलते हो, ठीक है, तो पानी के अंदर आपने शुगर को डिज़ोल्व किया, तो आपको वो शुगर दिखेगी नहीं, तो आप ये जो विजिबिलिटी है वो होगी नहीं उसके अंदर शुगर की। सो उस टाइप के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें आपको चीज़ें विजिबल होंगी, ठीक है। दैट दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। आप शुगर और जो मिट्टी है उसके अगर मिक्सचर बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें साफ साफ दिखेंगी, तो वो मिक्स नहीं होंगी, तो इसलिए उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। इट डज़ नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। जो आपका इनका जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, कहीं पर कम। लेकिन अगर पानी में आप चीनी घोल रहे हैं तो पूरे पानी के अंदर जो आपका सॉल्यूशन होगा वो प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म होगा। लेकिन दूसरे में यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसको आप हेट्रोजीनियस बोल देंगे, जिसमें यूनिफॉर्म है उसको आप होमोजीनियस बोल देंगे। यूनिफॉर्म वर्ड आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म किस में है? आपका होमोजीनियस में, और नॉन यूनिफॉर्म आपका किस में है? हेट्रोजीनियस में। ये दो टाइप के मिक्सचर आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो और एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर मिल जाएं, उनका मिक्सचर बन जाए तो हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। एग्जांपल नींबू पानी, सोडा वाटर। अगर आप पानी के अंदर नींबू डाल देते हैं, नींबू का जो रस है उसको उसमें डिज़ोल्व कर देते हैं, सो वो सॉल्यूशन बन जाता है। आप पानी के अंदर चीनी घोल देते हैं, वो भी सॉल्यूशन होता है। पानी के अंदर आप सॉल्ट ऐड करते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन की आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, आई होप। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन के अंदर दो मेन चीज़ें होती है, सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट। अभी मैं आपको ये सॉल्वेंट और सोल्यूट समझाऊंगा ये क्या है। अभी इसको एक बार पढ़ते हैं, क्या कहता है ये। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। मान लो आपको ये मैं एक ग्लास बनाता हूँ, ठीक है। इस ग्लास के अंदर ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और आपने इस ग्लास के अंदर 10 ग्राम सोल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। और इनका अब क्या बना होगा? सॉल्यूशन बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं। जो पानी है ना जिसके अंदर आपने घोला है वो होता है सॉल्वेंट, और जिस चीज़ को ऐड किया है उसको बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है। हायर अमाउंट में जो होता है वो आपका सोल्वेंट होता है, और जो मिनिमम क्वांटिटी आप डालते हैं 10 ग्राम जैसे आपने सोल्ट ऐड किया है, सो उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। सोल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला जाता है मिक्सचर बनाने के लिए। जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं तो पानी के अंदर नींबू डाल दे तो आपने वो क्या हो गया? सोल्वेंट आपका पानी है और सोल्यूट आपका नींबू हो गया। ऐसे ही आप उसमें नमक भी डाल सकते हैं, चीनी, जो भी मिक्सचर आप बना रहे हैं, सोल्यूशन आप बना रहे हैं, उस टाइप से आपका ये डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर दिखाया भी गया है चार्ट की हमें सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले सोल्यूट और सोल्वेंट। सब्सटेंस डिजोल्व, जो आपने डिजोल्व किया है, जैसे आपने शुगर डाल दिया था पानी में, तो वो है सोल्यूट, ठीक है भाई, मैंने आपको समझाया। सब्सटेंस इन विच डिजोल्व, जिसके अंदर डिजोल्व किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं सोल्वेंट, वाटर, ठीक है। तो बनेगा क्या? शुगर सॉल्यूशन। वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड कर दिया, सो आपका बना है शुगर सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी कि इस टाइप से आप सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालना आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपके
तीन टाइप दिखाए हैं इन्होंने, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन सॉल्यूशन। सो तीनों का जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है और पेपर में ही आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस टेबल को जरूर अच्छे से याद करना, मैं इसको समझाता हूँ क्या है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट होता है उसके अंदर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, लेस देन 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। साइज, अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़े से बड़े हो सकते हैं वो, लेकिन स्मॉलर होंगे, उसमें घुलेंगे वो कोलाइडल में आपको, मतलब वो इससे थोड़े से बड़े होंगे, बिल्कुल स्मॉल नहीं होंगे। लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल का साइज़ है जो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, स्मॉल, थोड़ा सा बड़ा और बिगेस्ट साइज। सस्पेंशन के अंदर सबसे ज़्यादा, कोलाइडल में थोड़ा कम और ट्रू में बिल्कुल स्मॉलेस्ट। अब ट्रू में सोल्यूट पार्टिकल का नॉट बी सीन, आप ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कभी भी जो पार्टिकल उनको देख नहीं सकते। सेम एज इट इज़ सोल्यूट पार्टिकल्स का नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, आप कोलोइडल में भी उनको देख नहीं पाएंगे, बट सस्पेंशन में आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी आपको अलग से चीज़ नहीं दिखेगी, बिल्कुल एक सॉल्यूशन की तरह सॉल्यूशन दिखेगा पूरा ट्रू में। बट आपका कोलाइडल के अंदर क्या होगा, सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हिट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होगा बट वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको दो चीज़ें दिखेंगी। कुछ कई बार कुछ चीज़ें नहीं घुल पाती आपके कोलाइडल के अंदर, लेकिन वो दिख जाती है कई बार। इसमें तो पूरा हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, दो चीज़ें आपको साफ साफ दिखेंगी। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप इनके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू भी, लेकिन इनके जो आपका कोलाइडल है उसके भी पार्टिकल आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपका ये लास्ट वाला है सस्पेंशन, इसमें आपका आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से इनको अलग अलग कर सकते हैं। जो आपका ट्रू होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के अंदर चीनी डालोगे तो आपको वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ये ट्रांसलूसेंट होता है, जो आपका मिल्क होता है उसमें आप ट्रांसलूसेंट की तरह आप उसको देख सकते हैं, उसके आर पार नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन थोड़ा धुंधला दिखेगा आपको। और ये तो बिल्कुल ओपेक्यू होता है, जैसे एक वॉल के आर पार आप नहीं देख सकते, तो ऐसे ही ओपेक्यू, ठीक है। स्टेबल सोल्यूशन, जिसका जो सोल्यूशन है वो स्टेबल होगा, पार्टिकल इधर उधर मूव करते हुए नहीं दिखेंगे आपको। स्टेबल सोल्यूशन, ये भी स्टेबल होगा, लेकिन ये अनस्टेबल होगा अगर आप इसके पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो वो जो पार्टिकल है वो सैंड के वो नीचे बैठे हुए आपको दिखेंगे। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो आगे समझेंगे। ये टिंडल इफेक्ट शो करते कोलाइडल सॉल्यूशन में और में नोट भी, ये टिंडल इफेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस है सोल्यूट डिफर्स रैपिडली थ्रो फिल्टर पेपर एज वेल एज शुगर इन वाटर, आप जो डिफ्यूज़ है उसको देख सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं आप सॉल्यूशन को। कोलाइड पार्टिकल्स पास थ्रो फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रो पर्चमेंट पेपर, पर्चमेंट पेपर से ये नहीं होगा, लेकिन फिल्टर पेपर से हो सकता है मिल्क आपका ब्लड, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन पार्टिकल डू नॉट पास थ्रो द फिल्टर पेपर एज वेल एज द पार्चमेंट पेपर। ये पार्चमेंट पेपर क्या होता है, ये एक तरह का फिल्टर पेपर जैसा ही होता है, जिसमें से आप चीज़ों को फिल्टर करते हैं। सैंड, मड और ये वाटर, इसमें तो सस्पेंशन में तो सीधी सी बात है, आपने किसी पानी के अंदर मिट्टी डाल दी तो कुछ टाइम के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना, तो वो तो आपको दिखेगी। तो ये सस्पेंशन हो गया। मिल्क, आपका मिल्क के अंदर आपको दिखेंगी नहीं चीज़ें, तो वो आपका कोलाइडल हो गया। और शुगर के अंदर तो आपको सारे ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया। चलो ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। हम कोलाइड्स के बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसको देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सोल्यूट और यहाँ पर है सोलवेंट और टाइप और एग्जाम्पल, ये आपको याद करना है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, जो आपका सोल्यूट है वो आपका लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। ये अब आपको मिक्सिंग करके दिखाना है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अब फोग है और क्लाउड है, ठीक है। फोग और जो क्लाउड है उसके अंदर जो आपका सोलेंट होता है वो गैस होता है, लेकिन अगर बाय चांस जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका फोग और क्लाउड हो गया। स्मोक में सेम आपका वही सॉलिड होगा, लेकिन गैसियस फॉर्म में भी होगा आपका सोलवेंट। सो अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, शेविंग क्रीम फॉर्म की फॉर्म में होती है आपकी, लेकिन वो उसका जो यहाँ पर है सोलवेंट लिक्विड होता है और सोल्यूट उसका गैसियस फॉर्म में होता है। सो ऐसे यहाँ पर आपके ये कुछ बहुत सारे एग्जांपल है, ये आपको याद करने हैं बेटा। ये टेबल के जितने भी एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, इनके ये सोल्यूट और सोलवेंट याद करने हैं आपको, किस तरीके से आप ये चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। तो बेसिकली इस टेबल में एग्जाम्पल हैं, वो सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, गैस इन गैस इज़ नॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैस, अगर गैस के साथ मिक्स करेंगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो एक मिक्सचर होगा।
जैसे आपकी जो नॉर्मल गैस आपके मतलब एयर आपके अराउंड होती है तो उसमें बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, तो वो एक मिक्सचर होता है, नॉट और कोलाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फार्मूला है, वो आपको फार्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं सोल्यूशन की तो कैसे निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखना है आपको, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे लिखना है। मान लो आपने 10 ग्राम सोल्यूट लिया था शुगर सोल्यूशन और आपने उसको 100 ml में डिज़ोल्व किया था, इसको निकाल के आप इस तरीके से मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में आप सेम वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम आपने यूज़ किया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इतना मास इसका 10 ग्राम ही रहेगा। अच्छा ये आप यहाँ पर वॉल्यूम लिख सकते हैं, जितना आपने वॉल्यूम यूज़ किया है, और 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा और ऊपर मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे मेथड है, एक एक करके उन सब मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। आप जो मिक्सचर देखते हैं, जितने भी आपने मिक्सचर अभी पढ़े, क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्या वो हो सकते हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इवापोरेशन। इवापोरेशन मेथड क्या कहता है, इवापोरेशन का सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल समझो। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये इवापोरेशन काम करता है। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट हैं, वन कैन इवापोरेट, उनमें से एक इवापोरेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। एंड अदर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखते हैं, मिक्सचर ऑफ डाई, हायर बॉइलिंग पॉइंट है, एंड वाटर। आउट ऑफ वाटर एंड डाई, वाटर इवेपोरेट्स बट डाई इज लेफ्ट बिहाइंड इन पेट्री डिश। आपने एक पानी के अंदर इसमें डाई को डिज़ोल्व कर दिया, बट आपको ये पता है कि जो डाई होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है और वाटर का कम होता है। तो जब आप उसको हीट करेंगे तो डाई है जो वो बच जाती है और वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो आपकी जो डाई है वही बच जाएगी। तो आपने क्या किया, मिक्सचर से उसको अलग कर लिया, किसको, डाई को। डाई अलग होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन, जिसमें आप हीट करके जो चीज़ें हैं उनको सेपरेट करते हो। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम इवापोरेशन बोलते हैं। यहाँ पर देख लो, ये बर्नर है, नीचे आग जला दी, ट्राईपोड स्टैंड, ऊपर पेट्री डिश रख दी जिसके अंदर पानी था। ये बीकर है, जैसे ही आपने उसको हीट करना शुरू किया तो डाई यहाँ पर बच गई है, बाकी वाटर आपका इवेपोरेट हो चुका है। कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा कम होता है डाई के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट अभी चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन मिक्सचर इज़ रोटेटेड वेरी फास्ट, अगर आप मिक्सचर को बहुत तेज़ घुमाएं, रोटेट करें, देन डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें सेपरेशन क्रीम फॉर मिल्क, जो लाइटेस्ट जो हल्के होंगे वो ऊपर चले जाते हैं, और लाइटर जो बिल्कुल थोड़े से उससे हल्के नीचे, डेंसर जो बिल्कुल भारी होंगे, जो हैवी होंगे, वो आपके नीचे बैठ जाते हैं। ये आपका जो प्रिंसिपल है, ये इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिक प्रिंसिपल था। इसमें आप क्या करते हैं, घुमाते हैं मिक्सचर को बहुत तेज़ मशीन के अंदर डाल के, तो आपके जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है वो अलग अलग हो जाते हैं। आपके हायर वाले जिनका मास वॉल्यूम हाई होगा वो नीचे बैठ जाएंगे, थोड़े से उनसे हल्के ऊपर, और बिल्कुल जो लाइटर होंगे वो बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। सो ये आपका सेपरेशन क्रीम फॉर मिल्क। आप इसमें जैसे मिल्क को आप घुमाते हैं, दूध को घुमाते तो क्रीम निकल के आ जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पर आप इसमें ये काम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। कैन यू थिंक व्हाट इज़ टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क। बिल्कुल, टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क में क्या होता है, देखो टोन्ड और जो आप मिल्क यूज़ करते हैं घरों में, आप दो तरीके का मिल्क आता है, टोन्ड एंड डबल टोन्ड। टोन्ड का मतलब होता है उसमें से जो मलाई है वो एक बार निकाल ली, डबल टोन का मतलब उसमें मलाई 2-3 बार उसको निकाली, बिल्कुल टोन कर दिया, उसमें मलाई का जो फैट की जो अमाउंट है वो है ही नहीं, उसको डबल टोन बोलते हैं। ठीक है, तो टोन का मतलब कम, जिसमें थोड़ी बहुत फैट हो सकती है, डबल टोन का मतलब उसमें फैट बिल्कुल नहीं होगी। एप्लीकेशन क्या हो सकती है वो देखते हैं। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन आप यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, डायरीज़ में यूज़ करते हैं, डेयरी जो होती हैं दूध वाली, वहाँ यूज़ किया जाता है बटर निकालने के लिए, क्रीम निकालने के लिए। वॉशिंग मशीन में भी आपका जो ड्रायर होता है स्क्वीज़ करने के लिए, वहाँ पर भी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन ही काम करता है। आपकी जो मशीन है वो जब आप सुखाते हैं कपड़े तो वो घूमती है, तो उस वजह से भी आपका जो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन का ये प्रिंसिपल काम करता है। हैव यू सीन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम आवर
क्लोथ सेटल एट द बॉटम ऑफ वॉशिंग टब, डू यू नो वाई? ऑब्वियस सेंट्रीफ्यूगेशन ही इसके ऊपर भी काम करता है। थर्ड यहाँ पर जो स्टेप जो आपका मेथड है वो क्या कहता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या है वो समझते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, टू इमिसिबल लिक्विड्स विच डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर। इमिसिबल का मतलब होता है जो एक दूसरे में डिजोल्व ना हो। कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन अ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन फनल, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, ये फनल आती है इस टाइप से। इसमें जब आप आपका मिक्सचर डाल लेंगे तो यहाँ पर दोनों जो है अलग अलग हो सकते हैं। जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं एक दूसरे में नहीं घुलते। सो ऐसी ये फनल होती है, ऊपर से आप डालते हैं, ये सेपरेटिंग फनल है। केरोसिन ऑयल, वाटर, स्टोव कोक। तो इस तरीके से ये दोनों आपके जो मिक्सचर वो अलग अलग हो चुके हैं। एक दूसरे में जो मिक्सचर नहीं, जैसे जो पानी के अंदर तेल है वो नहीं आप मिक्स कर सकते, तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हो गए। पानी के अंदर कभी भी आप तेल को मिक्स नहीं कर सकते, इमिसिबल लिक्विड है। तो सो ये इसका एग्जाम्पल था। एप्लीकेशन क्या है, ऑयल फ्रॉम वाटर आप अलग कर सकते हैं पानी से, जो ऑयल है वो। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन जो होता है आपका लोहा जो होता है उसमें से जो जंग लग जाता है उसको आप अलग कर सकते हैं। लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम ऑफ द मोल्टन आयरन, आप ये भी इसमें यूज़ करते हैं। अब फोर्थ जो है सब्लिमेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, आउट ऑफ द टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हैं, वन विल सब्लाइम डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस फ्रॉम सॉलिड। आप गैस को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे सॉलिड के अंदर, अदर विल नॉट। अब कैसे होता है देखो, एग्जांपल लेके चलते, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड आपने एग्जांपल लिया, एंड NaCl कॉमन सॉल्ट, easily separated by heating so that NH4Cl sublimates but common salt remains behind। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती है। आप सब्लिमेशन में क्या करते क्या है, आप जो गैस होती है ना उसको डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में, मतलब बीच में जो लिक्विड है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लिक्विड की स्टेट में ये आता ही नहीं है, ये गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस डायरेक्ट चलता है सब्लिमेशन के अंदर। ये एक पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पर क्या है, बर्नर, स्टैंड है, वायर गेज, ये एक जाली का एक टुकड़ा होता है लोहे का, ये एक वायर गेज बोलते हैं इसको। मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NaCl, दोनों के मिक्सचर को आपने इसमें डाल दिया। चाइना डिश आपने जिसके अंदर आपने यूज़ किया, ये वाइट कलर की होती है चाइना डिश, इसमें आपने फनल रख दिया और कॉटन इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, इन्वर्टेड फनल आपने रखा है। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, ये सीधा सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो गैसेस थी आपकी ये सीधा सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप सब्लिमेशन करते हैं। ठीक है, कैम्फर आप बनाते हैं, नेप्थलीन, NH4Cl कैन बी सब्लिमाइन। तो ये कुछ एग्जांपल है, ये आपको याद होना चाहिए। कैम्फर तो आपको पता ही है, जो कैम्फर घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद है पांचवा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं सबसे पहले। कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड by using an absorbent on which they can be absorbed in different rates। कलर्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मिक्सचर को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है। ठीक है, ऐसा ही पेपर आता है, एक लैब में मिल जाएगा, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इंक स्पॉट, आपने एक ड्रॉप यहाँ पर एक ड्रॉप डाल दी, मिक्सचर ऑफ कलर्स, ठीक है, जिसमें आपका कलर था। लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, एक पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ कर देंगे आप। वाटर सॉल्वेंट, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर डालेंगे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से ये ना कलर आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और यहाँ से कलर अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। व्हेन वाटर एनी सुटेबल सॉल्वेंट मूव्स अप द क्रोमेटोग्राफी पेपर इंक विद टू डिफरेंट कलर सेपरेट, जो आपने दो कलर की जो इसमें डाई डाली है, कलर डालने हैं, वो अलग अलग हो जाए, बिकॉज बोथ कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट स्पीड। जो कि जो कलर जो होते हैं उनकी जो स्पीड होती है रन करने की वो अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सो ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सॉल्वेंट है, लेवल, रेडिंग, ब्लूइंग पीछे रह गई, रेडिंग आगे चली गई, तो यहाँ पर ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक, आपने दो मिक्सचर का जो इसमें मिक्सचर डाला था रेड और ब्लू इंक का, और पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करी, तो जैसे ही वहाँ पर रन हुआ तो वो ब्लू कलर पहले रह गया और रेड कलर आगे चला गया। सो इस तरीके से ये आपका क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस कंप्लीट होता है। टू सेपरेट कलर्स ऑफ डाई, डाई के कलर को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पिगमेंट को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग्स को ब्लड से अलग करने के लिए आप क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप होता है, बहुत अच्छी प्रोसेस होती है, जो कि आपका लैब में मोस्टली किया जाता है।
नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं सबसे पहले। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, दो कंपोनेंट है जिसमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एंड अदर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज़ यूज टू सेपरेट टू और मोर मिसिबल लिक्विड। लेकिन वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हैं, ठीक है, दो जो लिक्विड हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स है, लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई, एक का बॉइलिंग पॉइंट लो है। पहले हमने ये पढ़ा था कि दोनों इमिसिबल थे लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था। इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है लेकिन इमिसिबल हैं, दोनों एक दूसरे में घुल सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, ये एक पूरा का पूरा सेटअप है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये आपने एक ऐसी ना एक ये लैब के अंदर एक रोड टाइप होती है जिसको हम क्लैंप बोलते हैं। यहाँ पर ये ऐसी लगी होती है, इसको क्लैंप बोला जाता है। उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यहाँ पर एक ये ट्यूब होती है जिसमें आप थर्मोमीटर लगा होता है टेम्परेचर काउंट करने के लिए, एक कॉर्क लगी होती है जिसमें से आप टेम्परेचर का जो थर्मोमीटर उसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क होते हैं, यहाँ पर मिक्सचर जिसके अंदर अपने मिक्सचर है, जो आपके दो मिक्सचर हैं उसको डालना है। यहाँ पर हीट आपने करना शुरू किया, दोनों में यहाँ पर एक कॉर्क यहाँ पे लगी होती है, दो दूसरी कॉर्क यहाँ पे लगी होती है, और यहाँ से एक ना ट्यूब निकलती है जिसमें से आप वाटर डालते हैं और यहाँ से वाटर को बाहर करते हैं। कंडेंसर की तरह काम करता है, ये इस ट्यूब के ऊपर लगा होता है, ठीक है, जो कि इसको पानी को ठंडा करने का काम करता है, जो यहाँ से गैसेस फॉर्म में आएगा और यहाँ से आपका प्योर लिक्विड कंपोनेंट निकल जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो यहाँ से इवेपोरेट करके यहाँ आ जाएगा, तो आप उसको प्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये काम करते हैं, ठीक है। सो इसमें अब एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर को जब आप हीट करते हैं, एसीटोन हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। बॉयल्स एंड मूव डिलीवरी ट्यूब, वो इस ट्यूब में जो ये डिलीवरी ट्यूब, ये इसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, इसमें जैसे मूव करेगा, विद इन विच इट कंडेंसेस बैक टू द लिक्विड एंड विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर क्लीम्ड अप, इसको आप कंडेंसर की हेल्प से ठंडा करते हैं। एसीटोन इज सेपरेटेड आउट ऑफ द बीकर एंड वाटर इज लेफ्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, जो ये वाटर है इसमें रह जाएगा, बाकी आपका एसीटोन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। If there are more than two components, liquids mixed with different boiling point, then we use a fractionation column to separate all the components from each other. अगर कुछ अलग अलग तरीके के components है तो उसमें fractionating column यूज़ किया जाएगा। This process is done for air, petroleum etc. और ये आपका एयर और पेट्रोलियम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप पेट्रोल को अलग अलग करते हैं ना, तो आपके तेलों को अलग अलग करते हैं, ऑयल्स को, तो वहाँ पे ये प्रोसेस यूज़ की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर DBA, तो यहाँ पर मिक्सचर है, इनका बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इनको अलग अलग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एयर इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय दिस मेथड। जो आपकी एयर होती है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, वहाँ से भी आप यही जो तरीका इससे उसको यूज़ करके आप अलग अलग इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन पेट्रोलियम रिफाइनर्स, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल प्लांट्स, नेचुरल गैस प्रोसेसेस एंड क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट। तो ये जो बहुत सारी पेट्रोलियम आप देखते हैं, जो पेट्रोल रिफाइनरी होती हैं, वहाँ पर पेट्रोल को, जो आपका केरोसिन ऑयल है, उनको अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक जूस जो होता है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये एयर से आप जो अलग अलग करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो भी इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है वो समझते हैं, बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं पहले। सबसे पहले टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम ए मिक्सचर, आपके पास कोई मिक्सचर है, उसमें से आपको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, सो उसको आप क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बाय फर्स्ट डिसोल्विंग इन अ सुटेबल सॉल्वेंट देन क्रिस्टलाइजेशन आउट वन कंपोनेंट। आपके पास कोई मिक्सचर है और उसमें आपको लगता है कि इम्प्योरिटीज़ हैं, तो आप उसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं क्या क्या किस तरीके से होता है। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, वो इम्प्योर है, ठीक है, आर फर्स्ट डिजोल्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हीटेड बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपके पास मान लो कॉपर जो सल्फेट है वो क्रिस्टल है, उसके इम्प्योर है, आपको प्योर क्रिस्टल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप डिजोल्व करो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, देन हीट करो उसको और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ। नाउ दिस सॉल्यूशन इज़ लेफ्ट ओवरनाइट, और एक रात के लिए, एक दिन आप पूरा इसको छोड़ दें, ऐसे ही रखा रहने दें। सो ओनली प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर फॉर्म्ड वेयर इज इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉल्यूशन। सो आपके जो आपके प्योर क्रिस्टल है वो अलग हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगी। दिस सॉल्यूशन कैन बी दस फिल्टर टू एज गेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑन फिल्टर पेपर, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर दैन इवापोरेशन। सो इवापोरेशन में आप
हीट करते हैं और इसमें आप हीट करके एक रात के लिए छोड़ देते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन में आपको प्योर फॉर्म मिल जाती है क्रिस्टल्स की, तो इसलिए आप क्रिस्टलाइजेशन यूज़ किया जाता है। इवापोरेशन में आप जो वाटर है वो यूज़ अलग करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और गेट्स चार्ज ऑफ हीटिंग और ड्राइनेस, इवापोरेशन, शुगर। सम इम्प्योरिटीज़ रिमेन डिजोल्व इन सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कई बार जो इम्प्योरिटीज़ है वो रह जाती हैं, बट इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं रहेंगी। ऑन इवापोरेशन दिस इम्प्योरिटी नॉट इवेपोरेट एंड रिमेन विद दिस मिक्सचर। सो क्रिस्टलाइजेशन में प्रॉपर तरीके से आपका ये जो आप अलग करना चाहते हैं वो अलग हो जाता है, बट दूसरे इवापोरेशन में और आपका दूसरी प्रोसेस के अंदर ये पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, तो इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, आप प्योरीफिकेशन ऑफ सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, आप जैसे समुद्र के पानी को लेके आते हैं उसमें से सोल्ट को आप प्योर करते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, एलम है, फिटकड़ी हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, जो इनके क्रिस्टल होते हैं। फिटकड़ी तो आपने बहुत कॉमन यूज़ की होगी, तो फिटकड़ी का जो सेपरेशन होता है, जो फिटकड़ी की प्योर फॉर्म होती है क्रिस्टल की फॉर्म में, वो भी आपका इसी प्रोसेस की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे वाटर प्योरीफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब जो वाटर है उसको आप प्योरीफाई करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कैसे देखो, बहुत सारी जगह पे ना ऐसा होता है कि पानी की कमी होती है और वहाँ पर ना वाटर को बार बार प्योर करके ही पब्लिक को दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, प्लांट का मतलब होता है बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रीज टाइप लगी होती है जहाँ पर उस पानी को प्योर किया जाता है प्योरीफिकेशन मेथड के साथ। सो अब देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले रिजर्वायर आपके पास मीन्स इम्प्योर वाटर, गंदा पानी है। आपने क्या किया, सबसे पहले उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डालो। सेडिमेंटेशन टैंक में जैसे ही डाला, उस पानी के अंदर जो भी सॉलिड चीज़ें होंगी, जैसे वहाँ पर पॉलीथीन हो सकती है, कोई प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, तो उसको अलग कर लो सबसे पहले सेडिमेशन टैंक के अंदर, ठीक है। सो यहाँ से सॉलिड जो भी पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड जो भी थिंग्स होंगी, उसको निकाल दिया जाता है सेडिमेशन टैंक के अंदर। उसके बाद उसको डाला जाता है लोडिंग टैंक के अंदर। लोडिंग टैंक में क्या होगा, सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज यूजिंग एलम। सो उसको सस्पेंड किया जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट था उसको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा लोडिंग टैंक के अंदर। देन उसको आप फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर डाल लेंगे। देन वहाँ पर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उस पानी के अंदर, उनको फ़िल्टर किया जाएगा। देन उस फिल्टर्ड वाटर को आप डाल लेंगे क्लोरिनेशन टैंक के अंदर, जहाँ पर आप क्लोरीन को ऐड कर दें, जिसमें आप उसके जो जर्म्स होते हैं उसको किल करते हैं और फिर वो वाटर है वो घर तक सप्लाई किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छी प्रोसेस थी। एक बार इसको दोबारा समझाता हूँ। मान लो ये कोई पानी था, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं बहुत सारी। सबसे पहले इसको क्या करना है, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डालो। सेडिमेंटेशन टैंक में आप इसमें बोतल वगैरह, आप जो भी प्लास्टिक की बोतल हैं, पॉलीथीन, उनको रिमूव करो। देन उसको आप लोडिंग टैंक के अंदर डालो, वहाँ पे आप इनको सेडिमेंटेशन को सस्पेंड कर दो। देन आप उसको फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर डालो, जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करेंगे। देन आप उसको डाल लेंगे क्लोरिनेशन टैंक के अंदर, जहाँ पर आप क्लोरीन ऐड करते हैं, जिसमें आपका जो जर्म्स है उनको किल किया जाएगा। देन उस आपको होम के अंदर सप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिज़िकल वर्सेस केमिकल चेंज। दो टाइप के आपके चेंज हो सकते हैं, फिज़िकल और केमिकल। अब फिज़िकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है फिज़िकल चेंज, नॉट ईजली रिवर्स्ड। अगर आपने किसी चीज़ को केमिकल चेंज कर दिया तो वो दोबारा से उस फॉर्म में जाना बड़ा मतलब ईजी नहीं है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिज़िकल चेंज आपका रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नए प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, नए प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेंगे। रिएक्टेंट यूज्ड अप, ऑफन जस्ट ए स्टेट चेंज। इसमें सिर्फ एक स्टेट चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप रिएक्टेंट यूज़ करके उसको पूरा ही उसको कंपाउंड को चेंज कर सकते हैं। ऑफन हीट, लाइट, साउंड, फीजिंग, अगर इसमें आप हीट कर सकते हैं, लाइट की सोर्सेज को चेंज कर सकते हैं, साउंड, ये सब इसमें केमिकल चेंज में आते हैं। जैसे आइस को मेल्ट करना, ये आपका फिजिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी आपको जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल चेंज के साथ। प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, एग्जांपल वुड बर्निंग। वुड बर्निंग क्या है, मान लो आपने एक बार लकड़ी को जला दिया, सो आप उस लकड़ी को दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, जल गई तो जल गई, तो ये केमिकल चेंज हो गया। लेकिन अगर आप आइस को पिघला के उसको मेल्ट करके वाटर के अंदर लेके आएंगे, तो आप वाटर को दोबारा से आइस की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ये हो गया फिजिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज और ये फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल चेंज था, ये आपका केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके, मेड ऑफ सम टाइप ऑफ एटम्स।
एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और एक आपका मेटालॉइड होता है। मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, जो कि चमकते हैं। नॉन मेटल नहीं चमकते। मेटालॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये दोनों बीच की प्रॉपर्टी के होते हैं। मेटालॉइड्स आपके चमक भी सकते हैं और बिना चमकीले भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। जो मेटल हैं वो आपके मेलिएबल होते हैं, डक्टाइलेब होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है उनको आप खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं साइज़ में। नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। बोरोन ये इसके एग्जांपल है आपके मेटलॉइड्स के। सोनोरस आवाज़ कर सकते हैं, नॉन सोनोरस आवाज़ नहीं करते। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो मेटल होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये बैड कंडक्टर होते हैं, उनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है। एग्जाम्पल है आपका मेटल का गोल्ड एंड आयरन, और इसका आपका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। सो ये आपके एग्जाम्पल थे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, और टेबल ये मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, तो आप इसको देख लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क है। अब ये जो टॉपिक आया है मिक्सचर और कंपाउंड, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो इसको देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मिक्सचर में जो लिखा हुआ है वो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जो आपका मिक्सचर होता है उसमें आप एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्स करते हैं, बट उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। बट कंपाउंड के अंदर क्या होता है, सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड टुगेदर। सब्सटेंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। कंपाउंड में आपके नया कंपाउंड बनता है, नया सब्सटेंस बन सकता है, बट मिक्सचर में नया सब्सटेंस नहीं बनता। एलिमेंट्स डू नॉट कंबाउंड इन ए फिक्स रेशो, एलिमेंट्स को आप फिक्स रेशो में कंबाइंड नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज़ फिक्स्ड, जो कॉम्पोजिशन होती है कंपोनेंट्स की वो फिक्स होती है। दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, आपको फिक्स करना पड़ेगा रेशो आपका, तब जाके आपका नया कंपाउंड तैयार होगा। आप इसमें मिक्सचर में क्या है, आप पानी के अंदर 100 ग्राम चीनी डाल लो, 200 ग्राम डाल लो, 500 डाल लो, रहेगा तो शुगर सॉल्यूशन, कुछ चेंज होने वाला है नहीं। बट कंपाउंड्स में अगर आपने रेशो चेंज कर दिया तो वो कंपाउंड दूसरा बन सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कंपाउंड डज नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एलिमेंट्स, अब जो कंपाउंड आपने बनाया है वो उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, जो आपने नया कंपोनेंट बनाया है उसी की प्रॉपर्टी वहाँ पर शो करेगा। कंपोनेंट कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज़ सूटेबल, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, बट यहाँ पर मैकेनिकल मेथड ही आप यूज़ करेंगे तो वो अलग होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। एग्जांपल है यहाँ पर मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, तो यहाँ पर आयरन और सल्फर जो है उन्होंने मिक्स करके रिएक्शन की और आयरन सल्फाइड बना दी, और यहाँ पर दोनों का जो रिएक्शन है वो अलग है, दोनों में चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लॉज हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला लॉ है यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है टू और मोर एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके, और फिक्स रेशो अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, उसमें जो रेशो होता है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 1:8, अगर एक हाइड्रोजन है तो उसमें 1:8 आपका आना चाहिए, ठीक है। H2O हैज़ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो 1:8, और ये प्रोपोर्शन सेम रहेगा पानी के लिए, इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो वो पानी नहीं कुछ और बन सकता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड है यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये एक बहुत अच्छा लॉ है। इस लॉ से क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी मास आप क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो मास आपका दिखेगा ही दिखेगा। सो ये कुछ आपके टॉपिक्स थे, और इस चैप्टर में पूरी मैंने समरी आपको दी, और नीचे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो मैं फिर कभी लेके आऊँगा। सो इसमें मैंने आपको पूरे नोट्स समझा दिए हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन भी लग जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो भी हमने पढ़ा वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे ये सारे टेक्निक जो भी हमने पढ़ी थी वो सब हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है कि आप बताओ कौन सी जो बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सारी जो
ये प्रोसेस ये पढ़ाई है मैंने, आप देख लेना इनके बेसिक प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पर कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप ये देख लेना। सो यहाँ पर अभी हम इस चैप्टर की एंडिंग करेंगे। सो एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, इस चैप्टर में जो हमारा जो इन शॉर्ट हमने जो डिस्कस किया था कौन कौन से टॉपिक्स, अब उसके बाद एक बार हम चलते हैं उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी। सो ये जो लेक्चर मैं बनाया है एक ही वीडियो में, तो ये आप सब इसमें रिवीजन करने के लिए इस लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं और आपको 100% सारे टॉपिक क्लियर होंगे। ऐसी कोई भी टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं। ये कभी आपको लगता हो कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है तो कोई टॉपिक छूट गया होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस किए हैं इसमें, और सारे वही टॉपिक हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी और आपके सिलेबस में भी है। और ये सीबीएसई एचबीएसई दोनों के लिए रहेगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सब बिल्कुल सेम चल रहा है। सो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की। सॉलिड हमने देखा, लिक्विड हमने देखा, गैस हमने देखा। सॉलिड क्या होता है ये सबको पता है, जो जिसकी प्रॉपर्टी सॉलिड की फॉर्म में होती है। लिक्विड जो आपका लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। गैसेस आपको पता ही है, प्लाज्मा एक ही अलग से था, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। मैटर आपने देखा, प्योर कैसे होता है, प्योर क्या है, और मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा। फिर मैंने आपको मेथड्स पढ़ाए, इवापोरेशन पढ़ाया, डिस्टिलेशन पढ़ाया, क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंस क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये अब हमने डेफिनेशन की भी हमने बात की थी, बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी, मिक्सचर की हमने बात की हैं। सो इस जो लेक्चर में हमने जो भी सारा डिस्कस किया है, सॉल्यूशन की हमने बात की थी, सोल्यूट, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब मैंने आपको पूरे लेक्चर में बताया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, हम उसको क्लियर करेंगे। और इसके बाद मैं लेके आऊँगा जो वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसके ऊपर। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये जो वीडियो फॉर्मेट मेरे हैं और इनके अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के मेल पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आपको ये नोट्स चाहिए। तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। सो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आप अच्छे से तैयारी करें। कोई भी आपको दिक्कत आती है आप अपना कमेंट डालें, मैं उसके ऊपर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।